गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग मिशन ISPCS प्री 2021 के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब तक हमने कल्चर और हेरिटेज वाले सेक्शन को उठाया। कल्चर और हेरिटेज में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, शैव, वैष्णव, इसकी चर्चा किया। उसके बाद मंदिर स्थापत्य पे चर्चा किया। इसके बाद मूर्ति कला पे चर्चा करेंगे और फिर मेडवल के स्थापत्य पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वो सेक्शन है कि वहाँ से प्रश्न आते हैं और आप लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने के बावजूद भी गलत करते हैं, है ना। इसलिए कल्चर और हेरिटेज को हमने पहले ही फोकस किया। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 3-4 सवाल घुमा फिरा के आते ही आते हैं और पीसीएस में भी आते हैं, राइट। तो ऐसे ये वो पोर्शन है कि इसमें थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देंगे तो आसानी से कवर अप हो जाएगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है, आपको बताऊं कि वो ये है कि हर हाल में आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। कौन कौन से सेक्शन है, हालांकि स्टूडेंट वाइज थोड़ा बहुत रणनीति में परिवर्तन हो सकता है कि किसका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन नहीं स्ट्रांग है, उसके आधार पे आप रणनीतियां बदल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है अगर यूपी में आप दे रहे हैं तो इस पे अगर आप फोकस कर लें तो कई बार गाड़ी इतने से ही निकल जाएगी और यही हमारा मेन फोकस का पॉइंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पैरेलल चल रहा है, बीपीएस सर लेकर के चल रहे हैं। जो हमने आपको एपिसोड दिया वो सौर एकेडमी के प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो ईमानदारी से उसको एक बार देख लीजिए। कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे का समय आप दीजिए। अब सेकंड लेवल भी आ गया है। जैसे जैसे हम लोग इस 2-4 सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, जैसे मान लीजिए कल्चर हेरिटेज की 6-7 क्लासेज हैं, इसकी क्लासेज हैं, तो इसके बाद हम लोग एक क्या कहते हैं कि MCQ कह लीजिए, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज ले आएंगे। और ये उन्हीं टॉपिक पे होगी जिन पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन आप कर ले जाएंगे इसके माध्यम से, और दूसरी बात ये जो MCQ होगा वो इंटरैक्टिव होगा। इंटरैक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश होगा PDF में और आपके पास 35 सेकंड से 40 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप। मोटे तौर पे 35 सेकंड आप कह सकते हैं। आप तुरंत मैसेज करेंगे और सही आंसर हम वहीं तुरंत बताएंगे और आप ईमानदारी से उस प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। फाइनल स्कोर हमको आप बताएंगे, राइट। एक बात और भी बताएं, आज के क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी दिया है लेकिन अब आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी देंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, सिंसियर विद्यार्थी, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि इस टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ फैक्चुअल मटेरियल मैं आपको देना चाहता हूं, खास करके कल्चर हेरिटेज या किसी भी सेक्शन पे। वो हैंड रिटन भी हो सकता है, टाइप्ड भी मैटर हो सकता है। वो आपको वो क्या करेगा, रिवाइज करने में थोड़ा सा आसान होगा, तो वहां से ही आप उठा करके ले लेंगे। तो आज नहीं, कल नहीं, 1-2 दिन के बाद हम वो करेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं कि इस लिंक को भी आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, राइट। और फिलहाल ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि निश्चित रूप से हम लोग इस टारगेट को प्राप्त करेंगे और सिंसियरली करें। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक लड़कों को इससे जोड़ा जा सके, वो लाभान्वित हो सकें। जब आप ऑनलाइन लाइव चैट में आते हैं तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, हमारा भी रहता है कि इसी बहाने आपसे इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। तो प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक लोग इसे क्या कहते हैं लाइव देखें और शेयर भी करें, अधिक से अधिक लड़कों को जोड़ने का भी प्रयास करें, राइट। ओके, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की जो शुरुआत है वो है मंदिर स्थापत्य पर है। मंदिर स्थापत्य की दूसरी शैली पे हम लोग चर्चा करेंगे। नागर शैली के विभिन्न पहलुओं पे हमने चर्चा किया हुआ है, तो मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली पे आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली। जैसे मुख्य विशेषताएं यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे।
और कुछ मंदिरों की भी चर्चा करेंगे जैसा कि हमने पहले लेक्चर में किया हुआ है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने ये प्रमुख मंदिर हैं इनके बारे में कुछ बातें, दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हैं, उनको हम जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मैटर के माध्यम से दे, एक बार दो बार देखेंगे तो कर लेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस का यही फायदा होता है कि अगर आप उस टॉपिक को राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़े हुए हैं और उस पर आधारित अगर आपका प्रश्न आ गया तो आप कर ही ले जाते हैं, है ना। मेंस में तो आपको लिखना होता है। मेंस में क्या होता है कि थोड़े फैक्ट कम भी रहे, कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, फैक्ट थोड़ा बहुत भी अगर आप देखे हैं तो अनुमान लगा के लगा सकते हैं। तो दोनों एग्जामिनेशंस अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, दोनों में यूजफुल आएगा। तो फिलहाल आइए, जैसा कि हमने पहले भी नागर शैली में भी आपको बताया था, पहले हम इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम प्रमुख मंदिरों की भी चर्चा करेंगे। वास्तव में प्रायः ये दक्षिणी भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की, ये आप कह सकते हैं कि ये शैली रही है। नर्मदा के नीचे इसका विकास हुआ दक्षिण। और अगर आप वंशों के हिसाब से देखें तो इस द्रविड़ शैली के विकास में जो नाम आता है, स्पेशली पल्लवों का आ गया, पल्लव हो गए, चोल हो गए, आप कह सकते हैं राष्ट्रकूटों का भी है। पल्लव और चोल स्पेशली से है, आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट का भी है। हालांकि राष्ट्रकूट स्पेशली क्या कहते हैं, बेसर शैली के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि पल्लवों और चोलों के संदर्भ में ये बनी, है ना। तो द्रविड़ शैली की, आइए पहले हम लोग सामान्य विशेषताओं की पहले चर्चा कर ले। द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताएं, चलिए पहली बात तो हम बात करेंगे कि जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो एक विशाल प्रांगण में है, विशाल प्रांगण में है। आप देखेंगे कि उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों में इसका अभाव पाया जाता है। तो जो अंतर मिलता है, इस अंतर को भी आप ध्यान में रखेंगे। विशाल प्रांगण है और इन प्रांगणों में आपको जाहिर सी बात है कि क्या मिलेगा, प्रवेश द्वार मिलेगा, अलंकृत प्रवेश द्वार मिलेगा, प्रवेश द्वार जिसे आप गोपुरम कहते हैं। एक से अधिक हैं प्रवेश द्वार यानी गोपुरम होंगे और ये अत्यधिक अलंकृत हैं, अत्यधिक अलंकृत हैं। जाहिर सी बात है, अलंकरण की जो विशेषता है वो यही है कि जो आपका क्या कहते हैं, शैव और वैष्णव धर्म से जो प्रतीक हैं जुड़े, जो कहानियां हैं, उन्हीं सब का अंकन इस पे मिलेगा। आपको बता दूं कि दक्षिण जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो मात्र स्थापत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि सजावट या आप ये कह सकते हैं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो फिलहाल पहली विशेषता तो आपको यही दिखाई देगी। दूसरी चीज, जो उत्तर भारत में अंतर आप तरह से डिफरेंस कह रहे हैं कि जो शिखर दिखाई देता है उत्तर भारत में या नागर शैली के शिखर के स्थान पर विमान दिखाई देता है, विमान दिखाई देता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो गर्भगृह दिखाई देगा ही, मंडप दिखाई देगा, है ना, प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा, प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा। और ये आप कह सकते हैं कि सभी कॉमन जो मंदिर स्थापत्य की जो कॉमन विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं भी यहाँ पे दिखाई देंगी। गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा पथ। और आपको बता दूं
कि कई जो है क्या कहते हैं कि आपको उस पे कई गर्भगृह वाले भी मंदिर दिखाई देंगे। मालूम हुआ कि एक ही कैंपस में कई गर्भगृह हैं और उसमें मंदिरों देवताओं की स्थापना हुई है। एक प्रमुख, ये तो समानता की बात हो गई, एक और डिफरेंस यहाँ पे याद में रखिए कि नागर शैली में जो मुख्य द्वार पे पर आपको गोमिथुन दिखाई देता है ना। क्या कहते हैं कि गोमिथुन या गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। गाय का जोड़ा आपको दिखाई देगा। या गुप्त युग में हमने आपको दिखाया कि गंगा यमुना का अंकन है, यमुना का अंकन है। जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में भीमकाय द्वारपाल हैं। काफी बड़े बड़े आपको 8-8 फीट के दिखाई दे जाएंगे, द्वारपाल है। ये भी एक प्रमुख अंतर है। इसके अतिरिक्त द्रविड़ शैली में कुछ चीजें आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, उप विभाजन कह लीजिए या इसका सब डिवीजन कह लीजिए। जैसे मालूम हुआ कि कुछ वर्गाकार मंदिर हैं, उनको कहा गया कि कूटा मंदिर या कूटसराह मंदिर कहा गया। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो आयताकार है, जिन्हें शाल मंदिर या आयतशार मंदिर कहा गया। और कुछ अष्टसार है जो कि अष्टकोणीय मंदिर है। तो याद रखिएगा, ये भी सारी सब टर्मिनोलॉजीज हैं। कूटासार ना हो तो लिख ही देता हूं, उप विभाजन है ये, कहीं प्रीलिम्स के हिसाब से आ सकते हैं। अगर हम उप विभाजन की बात करें तो कूटासार, आयतासार, जाहिर सी बात है ये वर्गाकार हैं, ये आयताकार हैं, और एक है अष्टासार। अष्टभुजीय है। नाम से ही आप अष्टभुजीय हैं कर सकते हैं। कूटासार में हो सकता है एक बार दिमाग ना जाए, लेकिन आयतासार और इसमें तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। अब आप इस सारी विशेषताओं को एक बार दिमाग में और भी रख लीजिए। प्रांगण है, प्रवेश द्वार है, शिखर के स्थान पर विमान है ना, गंगा यमुना के जगह पे द्वारपालक हैं, और ये हमने आपको कुछ उपविभाजन बताया। अब द्रविड़ शैली के विकास का एक क्रम आपको दिखाई देता है, वो क्रम जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो क्रम क्या है कि सबसे पहले द्रविड़ शैली आपको दिखाई देगी पल्लवों के द्वारा। पल्लव, और इसका जो चरम दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा चालुक्य। अब वास्तव में आप ये कह सकते, सॉरी गलत लिख दिया, पल्लव के बाद आपको दिखाई देगा चोल दिखाई देगा। बहुत सारे लोग राष्ट्रकूट और विजयनगर को कहते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट और विजयनगर जो है वास्तव में वेसर शैली मिली जुली विशेषताओं वाला आपको दिखाई देगा। तो मुख्यतः पल्लव और चोलों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। पल्लव में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक क्रमिक विकास है, मंडप, रथ और मंदिर, और यहाँ पर आपको विशालकाय मंदिर दिखाई देंगे। इसी का एक तरह से क्रम दिखाई देगा मंदिरों में, मंदिरों का विकास या विशालकाय मंदिरों का विकास। याद रखिएगा बहुत अच्छे ढंग से कि किसी भी चीज के विकास के लिए उस समय राजा की क्या विचारधारा है, राजा किस धर्म का मानने वाला है,
उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस सब चीज़ पे भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चोलों ने एक अस्थाई समाज दिया और वो शैव धर्म से संबंधित थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो जाहिर सी बात है उसके मंदिर उन्होंने बनवाए और विशालकाय इसलिए बनवा सके क्योंकि उनके पास उतने संसाधन थे। आपको बताऊं कि चोलों के समय जो मंदिर बने उनके संदर्भ में एक सामान्य बात कही जाती है कि चोलों ने दैत्यों की तरह से कल्पना किया और जौहरियों की तरह से सजाया, यानी सजावट उसकी बहुत प्रमुख विशेषता आपको दिखाई देगी, है ना। तो उसके साथ के आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर आप जोड़ लेंगे, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि हल्का फुल्का आप लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानते होंगे, है ना, तो आप वहां से कोरिलेट करोगे तो और भी आनंद आ जाएगा। और ये सारी चीजें मेंस का भी है, एक बार अगर आप पॉइंट बनाए रहेंगे तो मेंस में भी ये सारी चीजें काम आएंगी ही आएंगी। क्लियर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, और एक बार फिर कहूंगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आज की क्लास आप लोग देख लें और कल परसों इंतजार करें 1-2 दिन, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ मैटर्स भी आपको वहीं पे टेलीग्राम पे देंगे। वहाँ हम कॉन्सेप्ट टॉक नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉइंट हमने यहाँ दिया कॉन्सेप्चुअली वो जानते रहें। वहाँ हम स्पेशली कुछ मंदिरों की विशेषताएं करने वाले हैं, बताने वाले आपको हैं। श्योर। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि पल्लव में चोल कला का जो पहला प्रमुख सेगमेंट है वो है आपका पल्लवों के समय में पल्लव युगीन मंदिर। और सच पूछे तो पल्लव युगीन स्थापत्य आपको ऑप्शनल लेवल तक पूछ सकता है, जीएस में भी पूछ सकता है। तो पल्लव युगीन स्थापत्य की बात करें तो पहला जो है वो आपका आता है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली, और आपको बताऊं कि महेंद्र वर्मन शैली जाहिर सी बात है राजा के नाम पर है, राजा महेंद्र वर्मन के नाम पे है, 7th सेंचुरी की बात है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, उसको रटने से बेहतर यह है कि उसको आप जाने कि क्या है, कि कॉन्सेप्ट जाने कैसे है। और इस पल्लव युगीन स्थापत्य कला को हम प्राचीन काष्ठ कला से भी जोड़ सकते हैं। काष्ठ कला से जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ते हैं आइए जरा कॉन्सेप्ट में एंट्री करते हैं, देखते हैं। कहीं से कोरिलेशन पूछ दे तो आपको काष्ठ कला से भी कोरिलेट करके रखना चाहिए। देखिए पहले स्थान पे बनेंगे मंडप। मंडप कैसे बने हैं? मंडप आप जान रहे हैं ना, मंडप ये क्या है कि पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं, पत्थरों को काट करके बनाए हुए हैं ये। और जाहिर सी बात है विषय जो है इनका क्या है, पौराणिक है, विषय पौराणिक है। एकदम बिंदुवार आप ऐसे ही लिखे रहिए, जाने रहिए विषय पौराणिक है। बल्कि आप मेंस भी में भी लिख दोगे तो ये बहुत काम आएंगे, विषय पौराणिक है। अब मंडप क्या होता है, जैसे आपने शादी का मंडप देखा है ना कि ऐसे बांस बना करके ऐसे मंडप बना दिया जाता है, ये तो वो भी एक मंडप है। बहुत खूबसूरती से उसको अलंकृत भी, मंडप के शीर्षों को, मंडप के स्तंभों को बहुत खूबसूरती से बना दिया जाता है। ये आपने देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है? उसी तरह से पत्थरों को काट करके, पत्थर को काट करके मंडप के आधार पर बनाया गया। मंडप के बाद आप देखेंगे मंडप का विकास जो विकसित रहेगा वो रथ रहेगा, रथ बड़ा होगा थोड़ा सा, राइट। और वो भी पत्थरों से काट करके बना जाएगा, वो राजसिंह शैली में आएगा। और उसके बाद एक स्वतंत्र चीजें होंगी। अब आप जरा सोचिए कि जब आप मंडप से रथ शैली में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां मंडप नहीं बनेंगे, लेकिन रथ शैली की प्रधानता हो जाएगी। रथ शैली क्या है, एक ही झांकी, जैसे आप झांकियां देखते हैं ना दुर्गा जी की चलती हैं, या फिर आप उसमें देखते होंगे क्या कहते हैं कि जो दशहरा में झांकी चलती है, जैसे मालूम हुआ कि उसका क्या कहते हैं कि ताड़का वध है, तो ताड़का वध का जब पूरा प्रोग्राम चलता है तो उसमें क्या आपको दिखाई देता है, ताड़का दिखाई देती है, राम दिखाई देता है, फिर ऐसे बाण चलाते हुए, और फिर वो पूरा एक छोटे से विषय को लेकर के एक विशाल योजना उसमें बनी रहती है। यही तो होता है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये रथ जो है आपको क्या दिखाई देंगे, विस्तृत रूप से वो
मंडप के थोड़े से विस्तृत रूप में आपको दिखाई देंगे। तो आइए हम कुछ मंडपों की चर्चा कर लें। आपको बता दें जैसे, और इन पे हम लोग हल्की फुल्की चर्चा टेलीग्राम के माध्यम से कुछ फैक्चुअल आपको बताएंगे। जैसे त्रिमूर्ति मंडप, त्रिमूर्ति मंडप आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है ये है मंडग पट्टू का है। स्थान जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं केवल आपको, जानते रहिए। त्रिमूर्ति मंडप है, पंच पांडव मंडप है, पंच पांडव मंडप है ना। महेंद्र क्या कहते हैं, विष्णु मंडप है। फिलहाल एक अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस बात को लेकर के कि जैसे मालूम हुआ कि रथ शैली, मान लीजिए कि एक सवाल आपसे उठा करके पूछा जा रहा है कि रथ है, मंडप है, कैसे आप मंदिरों का विकास अगर आप देखेंगे वो पूछा जाए तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी हम सवाल बनाते हैं, पहले इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, राइट। चलिए, तो ये कुछ मंडप आपको दिखाई देंगे, इसे आपने देखा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, अगले सेगमेंट पे आप इसके आते हैं। महामल्ल शैली, महेंद्र बर्मन शैली के बाद महामल्ल शैली। अभी एक बहुत आसान सा सवाल बताएंगे, लेकिन देखिए आप लोग पकड़ पाए तब ना, पहले सारी चीजों को हम लोग चर्चा कर लें। महामल्ल शैली, और महामल्ल शैली में अगर आप देखेंगे तो मंडप मामल्लपुरम केंद्र था इसका, मामल्लपुरम केंद्र था। और इस शैली में आपको मंडप और रथ दोनों बनेंगे, मंडप बनेंगे और रथ दोनों मिलेंगे, राइट। और आपको बताऊं कि कुछ मंडपों की चर्चा अगर हम बात करें, जैसे आदिवाराह मंडप है ना, नाम लिखते जाइए। आदिवाराह मंडप, महिषासुर मर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप, ये मामल्ल शैली में मंडप बन रहे हैं जो कि पुरानी शैली के क्रम में हैं। और स्पेशली जो पंच पांडव मंडप आप उठा करके देखेंगे तो उसमें क्या है कि गोवर्धन जो पर्वत उठाने का प्रतीक है ना, कि जो कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, तो वो उस पौराणिक अंकन है। तो उठा करके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है कृष्ण को, किस मंडप में कृष्ण को क्या कहते हैं उठाते हुए दिखाया हुआ है गोवर्धन पर्वत को। तो जाहिर सी बात है पंच पांडव मंडप में। रथों की अगर आप बात करें तो अब इसके बाद रथ बनने शुरू हुए इसी में, यानी मंडपों का नाम आपने लोग लिख दिया होगा, आदिवाराह, महिषासुर मर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप। अब आइए हम रथों की अगर बात करें तो द्रौपदी रथ, नकुल रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, वलयंग कुट्टई रथ। सारे रथों का नाम आप लोगों ने लिख लिया। एक बार फिर से लिखें, द्रौपदी रथ है ना, यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, धर्मराज रथ। अब चलिए आपको सवाल कैसे पूछा जा सकता है। आइए, जैसे मान लीजिए द्रौपदी जो रथ है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, राइट। और आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे छोटा रथ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो द्रौपदी रथ है। और सबसे लोकप्रिय या सबसे बड़ा रथ जो है वो है धर्मराज रथ है।
सबसे अलंकृत आप कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रथ धर्मराज रथ है। क्लियर है। गणेश रथ, इसका एक और रथ है गणेश रथ। ये जरूर पूछा जाएगा। आपको बताऊं कि द्रौपदी और धर्मराज रथ के बाद अगर कोई दूसरा पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपको गणेश रथ। और इसका कारण ये है कि गणेश रथ के सामने, गणेश रथ की का जो शिखर है वो बेसर शैली का है। शिखर बेसर शैली का है, बेसर शैली का है। क्लियर है, राइट। तो ये आपका रहा, क्या कहते हैं कि रथों की बात है। अब आइए जरा एक सवाल हम बात करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल, इसका जवाब दीजिए। चलिए पहला प्रश्न आप देखते हैं। एक प्रश्न है कि द्रविड़ स्थापत्य कला के विकास में स्थापत्य कला के विकास में सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? रथ, मंडप, मंदिर। मंदिर, मंडप, रथ। रथ, मंदिर, मंडप, मंडप, रथ, मंदिर। बताइए, 35 सेकंड का सवाल है, अच्छा सवाल है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। जिसने अब तक की चर्चा को कायदे से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, वो बहुत अच्छे ढंग से इस पे आएगा। जल्दी बताइए, 35 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब दें, और नए पुराने सभी लोग दें। खास करके इसमें वो बच्चे भी हैं जो एकदम नया आज पहली बार इसको सुन रहे होंगे, तो वो भी जवाब दें, क्योंकि आसान है, अभी हमने आपको बताया। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। कोई संदेह? मंडप, रथ और मंदिर, राइट। आइए कुछ हम बात और भी करते हैं। एक और सवाल यहीं पे देखते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। कथन एक ये है, स्टेटमेंट 1 की बात करें, कि द्रविड़ स्थापत्य में, द्रविड़ स्थापत्य में पल्लवों से लेकर के चोलों तक, पल्लवों से चोलों तक एक क्रमिक सातत्य, एक क्रमिक सातत्य मिलता है। और स्टेटमेंट 2 लिखता हूं कि चोलों के नेतृत्व में, चोलों के नेतृत्व में द्रविड़ स्थापत्य, द्रविड़ स्थापत्य शिखर पर पहुंचा। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। 35 सेकंड का समय है आपके सामने, स्क्रीन से हट रहा हूं मैं। इस 35 सेकंड में आप ये बताएं कि कौन सा विकल्प सही होगा।
बताइए। सी ऑप्शन सही होगा। और ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सेल्फ इवेल्युएशन है। जिन लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर बताया है वो निश्चित रूप से उनका कंसंट्रेशन सही है और वो बेहतर कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जब वो करेंगे इस सवाल को या इस टॉपिक से सवाल सही करेंगे तो उनका अनुमान भी सही होगा। और जो लोग गलत किए हैं, एकदम ईमानदारी से ध्यान में रखें कि जो लोग गलत किए हैं वो इस बार वीडियो को दोबारा देखें, है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है। और आप जानते हैं ना, औषधि, रणनीति, स्ट्रेटजी, हमेशा दो बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। औषधि हमेशा कड़वी होती है। अगर गुरु, डॉक्टर या आपका जो सलाहकार है सब मीठा मीठा ही सलाह दे तो निश्चित रूप से ये संदेह करिएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है ना। तो असफलता के लिए, जो सक्सेस के लिए डेफिनेट रूप से आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना ही होना पड़ेगा और परफॉर्म करना होगा। नहीं तो लास्ट में फिर वही होगा कि सर हमारा 5 नंबर से छूट गया, हमारा 4 नंबर से छूट गया। तो इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो जिसका नहीं सही हुआ वो कॉन्सेंट्रेट होकर के करेगा। उसी तरह से टेस्ट में भी आप हमें पर्सनल मैसेज करिएगा। हमारा पर्सनल नंबर आप हर जगह उपलब्ध है। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ये हमेशा हमारे पास ही रहता है, 9058805376। इस पे कॉल उठे नहीं या कभी स्विच ऑफ हो तो डोंट वरी, आप SMS व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखूंगा तो रिस्पॉन्स ज़रूर करूंगा। व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। बाकी एक एकेडमी का नंबर है, वो अल्टरनेटिव नंबर है 8081444560। इस पे भी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ये हमारा हमेशा का पर्सनल नंबर है। तो आप लोग अपने स्कोर के, अपनी स्ट्रेटजी की, अपनी समस्याओं की बात जरूर करेंगे, है ना। और ध्यान में रखिएगा कि जो 150 या 100 क्वेश्चंस आते हैं, 40-50 सवाल, 150 क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो 50 सवाल सबको आते हैं और काफ़ी आसान भी होते हैं। उसे तो आपको सही करना ही करना है। अगले जो 30-35 सवाल होते हैं या 20-25-30 सवाल जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रेटजी ढंग से करें। कई बार क्या होता है कि मालूम हुआ कि आपने पढ़ा, वही पढ़ा जो आपको आता है। तो आपका अपना रीच भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि जैसे हम सवालों को कर ले जाएं और सेफ जोन में रहें। और इसके लिए कल्चर जैसे टॉपिक को पढ़ना आसान है, पॉलिटी को पढ़ना आसान है, क्योंकि इसमें ये उतने डायनेमिक नहीं है जितने कि इकोनॉमी है या साइंस टेक है या करंट है। तो हम उनको उस टॉपिक पे भी आएंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन इन चीज़ों को तैयार करते रहें। और बाकी कल्चर के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे भी आएंगे। अगर ऐसा आपको कभी मिल जाए तो आपको थैंकफुल होना चाहिए और बताना भी चाहिए कि जैसे मालूम हुआ कि हमने आपसे कह दिया कि भाई 7 से 8 हम पॉलिटी दे रहे हैं, 8 से 9 हिस्ट्री दे रहे हैं, 9 से 10 करंट दे रहे हैं, तो एकदम तैयार रहिए। अब नहीं तो कब, है ना। एकदम से डेडिकेट हो जाइए। और डेडिकेशन के साथ, अभी उतने लोग लाइव कार्यक्रम में नहीं रह पाते हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि अगर लाइवली अगर आप लोग जुड़ेंगे तो एक तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि लाइट माहौल रहता है, आप अपनी बातों को कह सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम लोग साथ में हैं। बहुत कठिन हो जाता है कि 2.5-3 घंटे आपके साथ बैठें। तो अगर हम बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी एकदम से अलर्ट रहना चाहिए। हम आपके प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितना कि आप स्वयं हैं। कई बार आप नहीं होते हैं लेकिन हम जरूर रहते हैं, है ना। और कभी कभी हल्का फुल्का हंसी मजाक भी उसमें होता रहता है, तो डिस्टर्ब नहीं होइए, है ना। लाइव चैट ऐसा भी नहीं है कि आप केवल लाइव चैट में ही हैं और हाय हेलो ही कर रहे हैं, परिचय ही कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ते रहिए अपनी, कहीं कोई दिक्कत है। लाइव चैट सिर्फ इसलिए है कि क्वेश्चन आ रहा है तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए है, या फिर अगर कोई समस्या है तो। और इन केस एक बार मैं फिर कहूँगा कि सारी वो श्योर एकेडमी के मिशन ISPCS 2021 के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मैंने रखे हुए हैं और उसको आप लोग क्रमिक रूप से देखें। पिछले वीडियो में अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसे आप कमेंट्स के थ्रू रखें,
नेचुरल है कि कभी कोई फैक्ट बोलते समय 19-20 हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो हम वहाँ भी आपका समाधान कर सकें, इसीलिए लाइव चैट में भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर के एक टेम्पो ऐसा बनाना है कि सिलेक्शन एट एनी कास्ट, हर जिद पर, हर तरह से, हर स्तर पे हमको सिलेक्शन लेना है, बस इसी के लिए एफर्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ आते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो इसका विकास हुआ वो हुआ स्वतंत्र मंदिर आपको दिखाई देंगे, और वो जो शैली हुई राज सिंह शैली। राज सिंह शैली के समय से अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर स्वतंत्र मंदिर बने। अब आप देखो, अगर कोई ये कहे कि सर क्या रथ नहीं बने होंगे, मंडप नहीं बने होंगे, जाहिर सी बात बने होंगे, लेकिन इस काल फेज में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि डेवलप होकर के चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं। पहला जो मंदिर स्पेशली आपको देखें वो है इसकी राज सिंह वैली, जो शैली है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय से शुरू हो जाती है, राज सिंह से। तो पहला जो मंदिर है वो है आपका शोर मंदिर, महाबली शोर मंदिर, तटीय समुद्र तटीय मंदिर, शोर मंदिर। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं कह रहा हूं कि अब आप लोग टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए, वहां से आपको बताया जा सके। क्लियर है? और ये जो है महाबलीपुरम में है, समुद्र तट के पास है ये। अगर आप देखें तो जो द्रविड़ शैली की जो विशेषताएं हैं कि गर्भगृह आपको मिलेगा, प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, मंडप मिलेगा, मंडप प्लस प्रदक्षिणा पथ। कई बार गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ दोनों एक साथ लिख दिया जाता है, कोई बात नहीं है, मंडप और प्रदक्षिणा पथ आपको मिलेगा, है ना। गोपुरम मिलेगा, अष्टकोणिक विमान है, इस पे अष्टकोणिक विमान है, ऑक्टोगोनल अष्टकोणिक विमान है। तो जो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बता रहे हैं वहाँ पे हम बिंदुवार लिख देंगे, एक बार दो बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से शोर तट पे आप शोर तट मंदिर के हिसाब से जान सकते हैं, है ना। और लास्ट में जो बैठा हुआ जो उकड़ू बैल नहीं होता, ऐसे मोड़ करके बैल दिखाया जाता है, उन बैलों को मुंडेर पर दिखाया गया है इस मंदिर पे। इसके अतिरिक्त कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, राज सिंह शैली का एक पूर्ण विकसित मंदिर आप कह सकते हैं, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। और हम इस पे और भी कुछ पॉइंट आपको देंगे, यहाँ नाम लिखते जाइए। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसमें भी जो द्रविड़ स्थापत्य की विशेषताएं हैं आपको कि प्रांगण दिखाई देगा, गोपुरम दिखाई देगा, स्तंभ युक्त मंडप दिखाई देंगे, विमान दिखाई देगा, इसका जो गर्भगृह है वो आयताकार आपको दिखाई देगा। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, पेरुमाल मंदिर, और इसे बनाया परमेश्वर वर्मन ने, पल्लव वंश के थे, परमेश्वर वर्मन ने बनाया। और विष्णु का मंदिर है, सारे इसमें कई आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे विष्णु के प्रतिमाएं आपको इस पे दिखाई देंगी, है ना। तो ये रहा आपका पल्लव युगीन जो मुख्य क्या कहते हैं कि जो मंदिर थे उन पे हमने चर्चा किया। और इसका जो अगला अगला चरण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा चोलों के समय में। तो चोलों के समय के प्रमुख मंदिर नाम लिख दे रहा हूँ, विशेषताएं हम लोग वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे। चोलों के समय के मंदिर, जाहिर सी बात है कि अब तक जो है रथ और मंडप के जगह पे विकास हो चुका था स्वतंत्र मंदिरों का। और पल्लवों के समय में, चोलों के समय में आप देखेंगे कि स्वतंत्र मंदिर ही आपको स्पेशली दिखाई देंगे। आइए, नत्तामलाई में आपको पहले विजयालय द्वारा चोलेश्वर मंदिर दिखाई देगा, याद रखिएगा, कई बार यही चोलेश्वर मंदिर स्थान हो गया नत्तामलाई,
कई बार स्थान से भी सुमेलित कराया जा सकता। देखो जो मैं बोलता हूँ ना, कई बार वही एग्जामिनर भी सुनते रहते हैं और वही लिख देते हैं। तो अगर आपको सूची मिले तो तैयार रहिएगा इसके लिए। बाकी इसकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो सारी विशेषताएं हैं, वो आपको बताऊं कि जैसे वर्गाकार, ऑब्लिक वृत्ताकार, जैसे एक वर्ग बनाया गया और उसी में वृत्त, स्क्वायर, वर्ग के अंदर वृत्त बन सकता है ना, नहीं तो आप कहोगे कि कैसे। जैसे ये वर्गाकार गर्भगृह बनाया गया और इसी में वृत्ताकार गर्भगृह है ना। इस तरह से इसका गर्भगृह की विशेषता है। बाकी 4 मंजिला विमान बनाया हुआ है। नीचे मंजिल चौकोर है, ऊपरी की मंजिलें गोलाकार हैं। मुख्य द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि अब तक आते आते सारे मतलब द्रविड़ स्थापत्य कला पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, युवा हो चुकी थी और उसकी अभिव्यक्ति होनी थी, तो विजयालय के द्वारा हुआ। इसके बाद आपको बताऊं बाल सुब्रमण्यम मंदिर, एकदम स्थान पे याद रखिएगा, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर। बाल जो सुब्रमण्यम मंदिर है वो आपका है कुन्नूर में है, आदित्य प्रथम ने बनाया, कुन्नूर ने, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। तो 11th आज का डेट है 11 मई, है ना। और 13 मई को आप लोग टेलीग्राम चैनल पे इसको टोटली इसके कुछ फैक्ट और को भी लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से ना गलत करिएगा। बाल सुब्रमण्यम मंदिर कुन्नूर आदित्य प्रथम में है। नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम में है। नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, इसको तो मैंने बता दिया। अब अगला पूछूंगा, आप लोग मैसेज करिएगा। कुंभकोणम में है, कुंभकोणम। और जिन लोगों को साउथ इंडिया पढ़नी है कभी भी, अभी तो नहीं कहूँगा, तो हमारी फेवरेट पुस्तक है नीलकंठ शास्त्री जी की दक्षिण भारत का इतिहास। हम पक्का जानते हैं कि ऑप्शनल वाले भी इसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसमें कभी आप जाएं तो खास करके जो कला वाला जो पोर्शन है, बल्कि नहीं होगा तो हम उसका PDF बनवा के कभी अपलोड कर देंगे। अभी तो करने की ज़रूरत नहीं है, 40-50 पेज का होगा। तो जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं या जिनकी कल्चर में विशेष रुचि है, उनको लिए वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो वास्तुकला का विकास 50 पेज में होगा पूरा, चोल चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट, वो सब हम आपको ले आकर के अपलोड कर देंगे, या आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा नीलकंठ शास्त्री, उसी के नीचे सब है, उसी को पढ़ के सभी लोगों ने लिख दिया हुआ है ना। तो ये हो गया। इसके बाद है कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर में है। कोरंगनाथ मंदिर, मंदिर श्रीनिवास नल्लूर में, और ये है परांतक प्रथम का होना चाहिए। जी हाँ, परांतक प्रथम का है, श्रीनिवास नल्लूर में परांतक प्रथम का है। परांतक प्रथम शासक है। ये मंदिर का नाम, बीच में स्थान का नाम और लास्ट में शासक का नाम। इसके बाद है राज राजेश्वर मंदिर। अब इसको तो बताओगे ही कि इसको भी नहीं बताओगे। राज राजेश्वर मंदिर किसका है भाई, या बृहदेश्वर मंदिर भी इसी को कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर। शैव मंदिर है ना। स्थान है तंजौर और बनाया किसने, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम में। वास्तव में अगर आप तमिल स्थापत्य के 2 प्रमुख मंदिरों का नाम लेना चाहेंगे तो हम पहला नाम लेंगे राजराजेश्वर मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर का, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया, तंजौर में स्थित है। और दूसरा नाम हम लेंगे गंगई कोंड चोलपुरम का शैव मंदिर है, जो राजेंद्र चोल ने बनाया है। इनमें अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, सर्वोत्तम मंदिर हैं। और राजराजेश्वर मंदिर में एक बृहदेश्वर का काफ़ी जो नंदी है उसकी मूर्ति है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि राजराज फर्स्ट की भी मूर्ति स्थापित है। यानी यहाँ से आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चोल राजाओं ने दैवीय राजत्व सिद्धांत का समर्थन किया।
है ना। तो खैर ये पॉलिटिकल हो जाएगा। फिलहाल ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग हुआ है और प्रवेश द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर बहिर्भाग में वही जो वाहन की जो जगह होती है वहाँ पे विशालकाय नंदी की मूर्ति है और अंदर जो देवी देवताओं का जो अंकित है वो है ही, है ना। तो ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है, सर्वोत्तम अभिव्यक्ति इसको मानते हैं। और उसके बाद एक और शैव मंदिर है, वो है तंजौर का शैव मंदिर है गंगई कोंडचोलपुरम का, गंगई कोंडचोलपुरम। एकदम इसी की अनुकृति लगता है, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया, राजेंद्र प्रथम का द्वारा, है ना। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी आपको दिखाई देगा। 8 मंजिला विमान है और ये क्या कहते हैं, इस पर गोल स्तूपिका है, तो थोड़ा बहुत आपको अंतर भी दिखाई देगा। इसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है भाई ये और किसने बनाया? तो जो ऐरावतेश्वर मंदिर है वो द्वारासुरम में है, द्वारासुरम में। और बनाया किसने? राजराज द्वितीय ने, राजराज द्वितीय ने, राजराज द्वितीय ने। कंपटेश्वर मंदिर त्रिभुवनेश्वरम में है, कंपटेश्वर मंदिर, कंपटेश्वर मंदिर ये है आपका त्रिभुवनेश्वर में है, त्रिभुवनम में है, त्रिभुवनम में। और कुलोत्तुंग के द्वारा बनाया गया, कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ मंदिर हैं और आपको बताऊं कि इस मंदिरों के बारे में आपको स्पेशली थोड़ा थोड़ा पॉइंट जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बात बताएं, कभी भी कल्चर को बहुत हल्के में नहीं लीजिए। खास करके यूपीएससी में प्रांतों की कल्चर जो है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की, ये तो हमने केवल स्थापत्य कला पे बात किया है। नृत्य कला से संबंधित, संगीत कला से संबंधित सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा तो एक प्लान था, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं, कि आपको कम से कम एक एक दो दो प्रांत के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, अभयारण्य के बारे में, कल्चर के बारे में सब कुछ बताया जाए। हम नहीं होगा तो प्रयास करेंगे कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता दिया जाए या पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बता दिया जाए। और वहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। नो योर इंडिया IAS ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, अगर आप इन कल्चर्स के इन एस्पेक्ट को नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो ठीक नहीं है, राइट। तो ये द्रविड़ शैली की बात हो गई। तो द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताएं हो गई, कुछ मंदिरों की चर्चा कर लिया हमने। अब आइए हम लोग बात करते हैं बेसर शैली का। बेसर शैली, आपको बता दूं कि बेसर शैली पश्चिमी भारत में हुई स्पेशली, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दक्षिण भारत में नहीं रही। बेसर शैली एक ऐसी शैली थी, मुख्य रूप से पश्चिम भारत में हुई, लेकिन द्रविड़ शैली में भी यानी दक्षिण भारत में भी रही है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी इसको इलॉबरेट करते हैं कि यह द्रविड़ शैली का ही एक तरह से विकास था। तो आप ये कह सकते हैं कि सर पहली बात तो आप ये इस बात को रखना चाहिए कि ये द्रविड़ और नागर शैली, द्रविड़ प्लस नागर शैली का ये क्या है, संयुक्त रूप है। और अगर हम ये कहें तो एकदम सही है, कॉन्सेप्चुअल रूप से संयुक्त रूप है, कि जो इसका आधार है, बेस जो है वो क्या है, द्रविड़ शैली है। बेस जो है वो द्रविड़ शैली है। यानी इसमें द्रविड़ शैली की विशेषताएं आपको अधिक मिलेंगी और नागर शैली की विशेषताएं कम मिलेंगी। फिलहाल जो शिखर है नागर शैली का, शिखर पर नागर शैली का प्रभाव दिखता है। जो विमान दिखाई देता है उसकी जगह पे आपको नागर शैली का प्रभाव दिखाई देगा। बात हमारी समझ गए? निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसका जो विकास है, आप ये कह सकते हैं कि एक और फीचर है बेसर शैली और जो द्रविड़ शैली में आप देखोगे अंतर, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, हाइट 8-8 मंजिला, 6-6 मंजिला, 7-7 मंजिला है। लेकिन
बेसर शैली के मंदिरों की जो ऊंचाई है, बेसर शैली के मंदिरों की ऊंचाई ये कम है और विस्तार ज्यादा है। ऊंचाई कम है, विस्तार ज्यादा है। एक विशेषता आप लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप एक बात और भी लिखें कि इसको विकास करने में बेसर शैली का जो डेवलपमेंट आप देखोगे तो एकदम क्लियर जानते रहिए, चालुक्यों ने किया, होयसलों ने किया, राष्ट्रकूटों ने किया, और आप कह सकते हैं होयसल हुआ, राष्ट्रकूट हुआ, विजयनगर हुआ, विजयनगर हुआ। तो केवल पश्चिमी भारत नहीं है, चालुक्य या सोलंकी दोनों भी कह सकते हैं, चालुक्य सोलंकी। तो यहां से भी एक सवाल बन सकता है कि बेसर शैली के विकास में किसका किसका योगदान था। तो ये सारे पहलू आप लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए इन विशेषताओं के अलावा कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चालुक्य शैली के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। बेसर शैली के बेसर शैली के मंदिर, और इसमें जाहिर सी बात है पहला जो स्टेज होगा वो किसका होगा, चालुक्यों का होगा। चालुक्यों के समय में अगर आप देखें तो जो प्रमुख स्थान है वो क्या कहते हैं कि पत्तडकल है और एहोल है। कर्नाटका में है पत्तडकल और एहोल। एहोल को तो हम लोग मंदिरों का भी शहर कहते हैं, याद रखिएगा, मंदिरों का शहर। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से ही पूछ लिया गया, मंदिरों का शहर कहते हैं इसको। अब पत्तडकल में क्या कहते हैं कि जैसे पापनाथ मंदिर है। आइए पत्तडकल के कुछ मंदिरों की चर्चा कर लें। आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं ये पापनाथ का मंदिर। पापनाथ का मंदिर सिर्फ इसलिए आपसे पूछा जाता है कि इसका जो शीर्ष है वो पूर्णतया नागर शैली में बना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नागर शैली का प्रभाव किस मंदिर पे ज्यादा दिखाई देता है तो पापनाथ का मंदिर है। इसके बाद विरूपाक्ष एवं संगमेश्वर मंदिर है। विरूपाक्ष एवं संगमेश्वर मंदिर है। संगमेश्वर मंदिर है ना। एहोल में अगर हम बात करें तो लाड़ खां का मंदिर, लाड़ खां का मंदिर है। ये लाड़ खां का जो मंदिर है वो है कौन सा मंदिर है, शैव मंदिर है ना। और यहीं पर दुर्गा मंदिर है। कई मंदिर है लेकिन ये दो काफी फेमस हैं। और सच पूछे तो यहाँ पर एक मेगुती मंदिर है, कई बार पूछा गया होगा मेगुती मंदिर एहोल में। और इसकी खासियत ये है कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो हमने आपको बताया था ना, कई बार लोगों ने कंफ्यूज भी किया था। अभी हम आगे 2 मिनट की चर्चा जरूर करेंगे कि वास्तव में जो मंदिर बने वो सिर्फ मुख्य रूप से तो निश्चित रूप से ब्राह्मण देवी देवताओं से थे, ये हिंदू धर्म की परंपराओं से संबंधित थे, लेकिन बौद्धों एवं जैनों ने भी मंदिर बनाए। तो एक हमने आपको उदाहरण दिया मेगुती मंदिर का भी यहाँ पे दिया। उसके बाद एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों के बनाया गया है, यह भी बेसर शैली का ही है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर काफी फेमस है, कई बार यही पूछ लिया है, ना जाने कितनी बार पूछा हुआ है ये कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर ये राष्ट्रकूटों का है और इसी में वो क्या कहते हैं कैलाश की तपस्या है रावण की, वो भी दिखाई गई है ना। कैलाश पर्वत पे जो रावण की तपस्या है उसका भी अंकन इसमें है, ये भी कभी पूछ सकता है।
होसल में होयसलेश्वर मंदिर है, नटराज शिव का अंकन है। हॉलबिड से इसकी पहचान की जाती है, कई बार पूछा जाता है होसलों में। विजयनगर में विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, तो ये सारे देसर शैली के मंदिर हैं। सामान्य विशेषताओं को जानिए। और मैंने आपको बताया मंदिरों की संख्या कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है आप खोजें तो 2-4-10 और मिल जाए, लेकिन जो सामान्यतः हमने मंदिरों को बताया उतने पे अगर आपका ध्यान है तो निश्चित रूप से प्रश्न तो नहीं ही मिस होगा। अब आपको बताऊं कि इसके अलावा भी कुछ जैन और बौद्ध मंदिर थे, है ना। यानी मंदिर स्थापत्य केवल हिंदू स्थापत्य नहीं था, बल्कि बौद्धों एवं जैनों का भी था। तो आपको कुछ नाम बता दूं जैसे आप जानते रहें। जैन मंदिर का तो फिर भी आप जानते हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, रनकपुर मंदिर है, गोमतेश्वर मंदिर है, क्या कहते हैं, पालीताड़ा मंदिर है ना, भावनगर वाला जो गुजरात का है। तो ये सब जैन मंदिर हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। मेगुती मंदिर है, क्योंकि श्वेतांबर वालों ने ही इनकी पूजा करनी शुरू हुई। और वास्तव में जो भारतीय समाज है वो समाहार करने की प्रवृत्ति वाला है, एक दूसरों से सीखता है और जानता है ना, है ना। और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को फॉलोअप करता है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो इस्लामी परंपराओं, यानी कुछ मंदिरों पर इस्लामी इम्पैक्ट भी दिखाई देगा, खास करके विजयनगर पे दिखाई देगा। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य पे, जैसे हमने आपको बताया विट्ठलनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर पे, तो उस पर इस्लामी कला का भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। लेकिन वही बात है कि कितना डीप आपको पास जाया जाए, खास करके वैसी स्थिति में जब आप एग्जाम देने के हैं, तो हम वही है कि केवल इस टॉपिक को वहीं तक जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर रहे हैं, नहीं तो अभी इस पर भी 20-25 मिनट की चर्चा की जा सकती है। तो इस्लामिक इम्पैक्ट दिखता है। तो जब एक व्यापक समाज में मंदिरों या हिंदू धर्म में मंदिरों की बात थी, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। अब रही बात है कि बौद्ध मंदिरों की बात, है ना। किसी ने कहा था सर मैं तो जैन जानता था, बौद्ध नहीं जानता था, तो वो भी जान लें। जैसे महाबोधि मंदिर कहाँ है, गया का है। उसी तरह से सिरपुर में उड़ीसा में एक बौद्ध मंदिर है। तो बौद्ध मंदिर कम है, लेकिन मंदिर स्थापत्य में वो भी थे। और खास करके जो महायान शाखा थी वो बोधिसत्वों की पूजा करने लगी थी, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का जो टॉपिक था वो कठिन जरूर था, लेकिन आप इस बातों को समझे होंगे। कल हम लोग मूर्ति कला के विकास पर एक चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ विरासत पे करेंगे, और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन पे भी आएंगे, है ना। इसी बीच अन्य सेक्शंस की भी शुरुआत होगी, ज़्यादा टाइम आपको देना होगा, उसके लिए तैयार रहिए। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, और सारा ध्यान हटा करके एक गीता का श्लोक है ना कि सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम कुरु, सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ आ जाइए। निश्चित रूप से सब कुछ शुभ होगा, आप भी सफल होंगे। थैंक यू।